हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने साइंस गुरु योगेश जी चैनल में यूट्यूब के। और आज हम कक्षा 9th का जो विज्ञान है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो निदानात्मक मॉड्यूल दिया गया है उसके अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उसमें हम इस चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे कम से कम समय में। इससे पहले आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, सारे जो वीडियोस हैं इसको आप कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आप अच्छे से परीक्षा में उसके उत्तर लिख कर आ सकें। तो यहाँ क्वेश्चन जो है हमारा पहला अध्याय है पदार्थ। तो पदार्थ जो है हमारा क्या होता है, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम यहाँ पर इसमें आज जो समझने वाले हैं उस पर हम चर्चा करें। विभिन्न अवस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे इसमें, और विभिन्न जो इसके गुण हैं पदार्थ के उस पर बात करेंगे। तो पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखें कि आप इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं आसपास देखते हैं वे सभी वस्तुएं संसार की, उन सभी में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ उनका द्रव्यमान होता है, उनका कुछ ना कुछ भार होता है। हालांकि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, जो हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर उसको समझ पाएंगे। फिलहाल हम पृथ्वी पर द्रव्यमान और भार को लगभग समान मान लेते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, किताब, टेबल, पानी, गैस या हवा, ये सब पदार्थ के ही अंतर्गत आते हैं। अब कैसे, जैसे आपने देखा पेन है, पेन कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरेगा। राई का दाना भी यदि आप लेंगे तो वह भी कुछ ना कुछ जगह घेरता ही है। साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार भी होता है। कितनी ही सूक्ष्म वस्तु क्यों ना हो, उसका द्रव्यमान भी होगा और वो कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बन जाती है कि जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती है। इसके उदाहरण, अब उदाहरण इसके आप कुछ भी लिख दीजिए, जो कुछ आप देखते हैं वो सब है पदार्थ। क्योंकि ब्रह्मांड का कोई भी कण जो है वो उसका ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई भी द्रव्यमान ना हो और वो कोई भी जगह ना घेरे। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड जो बना है वो पदार्थ से ही मिलकर बना होता है। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप यदि हम देखें तो पदार्थ जो होता है ये आप छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जैसे आपने जल के अंदर यदि नमक मिला देते हैं तो जल के जो कण हैं आपको यहाँ पर चित्र में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे होंगे कि जल के यहाँ पर कण आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जब हम इसमें नमक मिलाते हैं तो इसके कणों के बीच खाली स्थान होता है, तो नमक के जो कण हैं वो क्या है, इन खाली स्थानों में चले जाते हैं और वो मिल करके पूरा नमक जल के अंदर एक समांगी मिश्रण बना लेता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, ये कण जो होते हैं, दूसरा क्या है इसका स्वरूप, कि बहुत छोटे होते हैं। आप आसानी से अपनी आंखों से भी देख नहीं सकते। जैसे आपने चौक से लिखते हुए देखा होगा अपने शिक्षक को, तो नीचे उसका पाउडर फॉर्म जमा हो जाता है। वो पाउडर का एक छोटा सा कण यदि आपको कहा जाए निकालने का तो आप उसको आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म या बहुत छोटे होते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, आप इसको देख सकते हैं कि यदि 100 ml यहाँ पर हमने जल इसमें मिलाया, कोई पदार्थ, जैसे हमने मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट या फिर हमने नील या स्याही मिला दी, तो आप उसको देखिए, उसका आप 100 ml के इस प्रकार से बीकर बनाते जाएं, 10-10 ml यदि ट्रांसफर करते जाएं, तो उसका जो कलर है लास्ट तक भी खत्म नहीं होता है। काफ़ी बहुत सारा पानी यदि हम मिला लें उसमें तब भी उसका कलर कुछ ना कुछ उसमें हमको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि पदार्थ के जो कण हैं बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, मतलब उनकी स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशलिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के जो कण हैं उनके हम अभिलाक्षणिक गुणों की जब बात करें तो सभी पदार्थों के बीच आपको खाली जगह या रिक्त स्थान मिलेगी। रिक्त स्थान होता ही है, यानी खाली स्थान होता है।
जैसे आपने देखा होगा अभी ऊपर के प्रयोग में भी हमने क्रियाकलाप 1.2 जो लिखा है उसमें भी, या फिर जब हम नींबू पानी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के जो कण है वो दूसरे में क्या है पूरी तरह से समा जाते हैं, है ना। उनके बीच क्यों समा जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है? खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है। ऐसे ही स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है वो पानी को जब काटता है तो रिक्त स्थान होने की वजह से वो उसको काट पाता है। अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होना मतलब मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना करना, गति करना तेजी से। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों में यदि या फिर किसी स्थान पर आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश एक छोटे से छिद्र से यदि कहीं कमरे में आता है तो आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ तैरते हुए हमको कण दिखाई देते हैं छोटे छोटे, तो वो बहुत तेजी से गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। तो वो भी क्या है? कण ही है, वो भी पदार्थ है। वायु जो है उसे भी हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अगरबत्ती की सुगंध हम तक पहुंच जाती है, ये विसरण का एक गुण है, इसका विसरण को हम आगे पढ़ेंगे। तो वो भी क्यों पहुंच रही है? क्योंकि उसकी जो अगरबत्ती को जलाई तो उसकी जो सुगंध है वो दूर तक आ जाती है। ऐसे हमने एक बूंद अगर स्याही मिलाई तो पूरी गिलास में फैल जाती है वो, है ना। तो ये जो है ये गति के कारण हो रहा है उनके कणों की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? एक गतिज ऊर्जा इनमें पाई जाती है, गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के कणों के अंदर। और आपने देखा होगा कि यदि हमको पानी में यदि हम शक्कर मिला दें और पानी को गर्म ना करें तो वो शक्कर काफ़ी देर तक उसमें पड़ी रहेगी। लेकिन यदि उस पानी को हम गर्म कर दें अर्थात उसका तापमान बढ़ा दें तो क्या होता है? वो बहुत जल्दी घुल जाती है उसके अंदर। उसका कारण क्या होता है? उसका एक ही कारण है मेन, कि तापमान बढ़ने पर जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए गर्म खाने की जो गंध है वो हमको कई मीटर दूर तक भी पहुंच जाती है हम तक। तो कारण उसका है उसकी ऊर्जा बढ़ जाना, जिससे विसरण बढ़ जाता है। विसरण मीन्स पदार्थ के दोनों कणों का स्वतः आपस में मिल जाना। जैसे हमने पानी में स्याही मिलाई तो स्याही ऑटोमेटिक उसके अंदर पानी के अंदर मिल जाती है, तो स्वतः मिल जाना वो कहलाता है विसरण। नेक्स्ट है पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आप देखिए, आपने पानी के नल को खोलकर पानी की धारा में यदि आप उंगली रखें अपनी पानी की धार में, उसको तोड़ने की कोशिश करें तो टूटता नहीं है वो। क्यों? क्योंकि पानी के कण एक दूसरे के साथ क्या है? एक मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। या हमने पानी को काट दिया वो वापस जुड़ जाता है। बर्तन में यदि पानी रखा है और उसको हमने काट दिया तो पानी फिर से जुड़ जाता है। कारण क्या है? कि उनके बीच जो पदार्थ के जो कण हैं पानी के, वो एक दूसरे को अपने ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, इसी कारण से वह जुड़े होते हैं एक दूसरे से। हाँ, नेक्स्ट है तो पदार्थों के हमने यहाँ पर जो अभिलाक्षणिक गुणों की बात की, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना, फिर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कुछ पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम पदार्थ को अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो होती हैं 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, जिनको हम कहते हैं पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। तो हम इनके उदाहरणों के माध्यम से इनको समझ सकते हैं। जैसे ठोस का उदाहरण यदि हम ले तो जैसे पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, धातुएं हैं, है ना, सॉलिड जो होती हैं, और कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब सॉलिड या ठोस कहलाती हैं। द्रव की बात करें यानी लिक्विड, तो जैसे पानी है, तेल है, केरोसिन है, दूध है, ये जो है ये द्रव अवस्था में आते हैं। तीसरा है गैस, तो गैस के अंतर्गत वायु है और धुआं है, ये सभी गैस अवस्था में आते हैं। अब हम इनके गुण देख लें। तो आप सभी देखिए, ठोस को यदि हम देखें तो इसके वैसे बहुत सारे गुण हैं, इसमें लिखे हुए भी हैं। ठोस जो होते हैं आपने देखा होगा बहते नहीं है, द्रव बह सकते हैं और गैसें भी बह सकती है। ठोस का आपने देखा होगा आकार जो होता है वो निश्चित होता है, तो हम इसके बारे में बात कर लें। यहाँ पर
इस प्रकार से एक एक गुणों पर यहाँ चर्चा करते जाते हैं। तो जो ठोस होते हैं उनका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। मीन्स उनकी आकृति आपने देखी होगी, जैसे पत्थर जिस आकृति का होगा उसको यदि हम कहीं किसी बर्तन में रख दें तब भी उसका जो आकार है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम द्रव को रख दें, जैसे पानी को या तेल को या दूध को हम जिस बर्तन में रख देंगे ये उसी के आकार का हो जाएगा। गिलास का है तो गिलास के जैसा हो जाएगा, है ना, या हमने उसको किसी घड़े में रखा तो घड़े के समान हो जाएगा। तो इसका आकार कोई भी निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। गैस जो होती है, गैस में भी वही बात है। गैस को आपने गुब्बारे में, यदि गुब्बारे का आकार जैसा होगा उसी आकार का वो गैस हो जाएगी, है ना। यदि गोल है गुब्बारा तो गोल हो जाएगा उसका आकार गुब्बारे का, उसमें गैस भरने पर। या यदि उसको हमने ककड़ी के शेप में लंबाई में बढ़ाया है गुब्बारा तो उस प्रकार से हो जाएगा उसका आकार, या जो भी आकार का रहेगा उसी आकार का हो जाएगा। इसका मतलब है कि गैस का भी आकार जो होता है वो निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित होता है। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन जो आपकी द्रव होती है इसका आयतन निश्चित नहीं होता, सॉरी, इसका आयतन भी निश्चित होता है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। उसका कारण क्या है, देखिए, यदि हम ठोस को देखें तो ठोस यदि हमने 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम ही रहेगा। द्रव यदि हमने 100 ml लिया, गिलास में डाला तो 100 ml का ही रहेगा, लेकिन आकार गिलास का हो जाएगा। यदि उसी 100 ml को हम थाली में डाल दें तो थाली के आकार का ले लेगा वो, लेकिन 100 ml तो उसका आयतन फिक्स रहेगा। तो द्रव में भी निश्चित होता है आयतन और ठोस में भी, लेकिन गैस के अंदर दोनों ही आयतन जो होता है वो और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस क्या है, उसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, गति ज़्यादा होती है, इसलिए वो फैल जाते हैं, तो उनका आयतन भी निश्चित नहीं रह पाता है। फिर है सीमाएं। तो सीमाएं मीन्स उनकी बॉर्डर्स, उनकी जो हमको एक आकृति दिखाई देती है वह। आप सभी ने देखा होगा जैसे डस्टर होता है या चौक होती है या बेंच होती है, इनकी एक स्पष्ट आकृति हमको इनके दिखाई देती है। लेकिन द्रव जो होती है उनमें आकृति स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि उनको जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी की आकृति के हो जाते हैं, इसीलिए वो भी स्पष्ट नहीं है, तो अस्पष्ट होती है। गैस में भी आकृति क्या होती है या सीमाएं क्या होती है, अस्पष्ट होती है। संपीड़िता का गुण, संपीड़िता का गुण मतलब जैसे गैसों में ज्यादातर पाया जाता है, तो गैसों को जब हम दबाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो दबाव डाल करके हम गैसों को किस में, द्रव में चेंज कर सकते हैं, तो ये संपीड़िता का गुण कहते हैं। कंप्रेस करना, दबाना। तो ठोसों को आप देखें, यदि पत्थर को दबाने का प्रयास करेंगे आप तो पत्थर दबेगा नहीं, है ना। ठोस में ये नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। इसी प्रकार द्रव में भी यदि हम दबाने का प्रयास करें तो द्रव में भी ये बहुत कम होती है संपीड़िता, लेकिन गैस जो होती है सबसे अधिक होती है गैसों में। तो आपने देखा होगा जैसे LPG जो होती है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं हम, या LPG मीन्स द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी इसे कहा जाता है। इनको गैस सिलेंडरों में जो भरा जाता है तो वो क्या, द्रव रूप में भर दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक उसमें समा पाए। तो संपीड़िता के इस गुण के कारण ही हम गैसों को सिलेंडर में भरकर रख सकते हैं। जब उसके ऊपर से हम दबाव कम कर लेते हैं तो तब उस स्थिति में वो गैस रूप में आ जाती है, तो इस गुण को संपीड़िता कहते हैं। गतिज ऊर्जा की यदि हम बात करें तो सब ठोस में गतिज ऊर्जा लगभग नहीं के बराबर या नगण्य होती है, द्रव में गतिज ऊर्जा मध्यम होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण हम आगे और जानेंगे। अभी विसरण की बात करें तो विसरण जो ठोस में है वो नगण्य होता है, द्रव में विसरण मध्यम होता है। जैसे हम पानी डालते हैं, पानी में यदि हम बूंद डालें यदि किसी नील की तो वो क्या होती है, या स्याही की, तो वो क्या पूरी उसमें फैल जाती है ना, विस्तृत हो जाती है, स्वतः मिल जाती है। गैस में भी हम अधिकतम होता है विसरण का गुण। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है कि अधिकतम गुण जो है आपने देखा संपीड़िता का, गतिज ऊर्जा का या विसरण का, ये किस में अधिक होता है, गैसों में ज्यादा होता है। जबकि आकार जो है वो और आयतन वो किसका निश्चित होता है, ठोस का। द्रव का आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। इसी प्रकार से ठोस की सीमाएं स्पष्ट होती है, बाकी द्रव और गैस की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं। आइए हम इनके बारे में, इनका चित्र के माध्यम से थोड़ा इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं तीनों के चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
इन चित्रों के इन संरचना के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें दे सकते हैं। वो क्या है, देखिए आप देख सकते हैं जो ठोस है, ठोस के जो कण हैं, ये ए वाला जो है ठोस के कण हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। इसमें बहुत पास पास स्थित होते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनमें गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा नहीं होती है और इसीलिए इनमें जो है विसरण का गुण भी कम होता है। और हाँ, इनका आकार और आयतन जो निश्चित होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि इनके कण क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं नज़दीक, बिल्कुल पास पास में, तो एक आकार बना देते हैं निश्चित, तो इसीलिए इनका आकार या और स्पष्ट होगा, इनकी सीमाएं स्पष्ट होती है, उसका कारण यही होता है। फिर और इनकी कठोरता का गुण भी इनमें इसी वजह से होता है, मजबूत आकर्षण बल इनके बीच में होता है और रिक्त स्थान बहुत कम होता है। वहीं यदि हम ठोस की अपेक्षा द्रव की बात करें तो द्रव में आप देख सकते हैं कणों में रिक्त स्थान थोड़ा अधिक है और कणों को यहाँ से गति करने के लिए जगह होती है इसके अंदर। ये जो रेड कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये उनका खाली स्थान भी है और गति भी बता रही है कि इसके कण जो है इस प्रकार से गति कर सकते हैं। इसी कारण से द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। ठोस में बहने का गुण इसीलिए नहीं होता क्योंकि द्रव एक दूसरे पर जो ठोस के जो कण है वो एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते, उनके आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इसलिए वो बह नहीं सकते। जबकि द्रवों में रिक्त स्थान अधिक होने के कारण कण जो है वो आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है और इसी कारण से इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो ठोस की अपेक्षा इनमें जो कणों की गति है वो भी थोड़ी सी अधिक होती है, मध्यम होती है अर्थात। फिर हम बात करें नेक्स्ट है गैस का, तो गैस में आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर होते हैं कण, है ना, तो इनके बीच में इनकी कणों की गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है और इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है क्योंकि कण दूर दूर हैं, इसलिए आकर्षण बल कम हो जाता है। और इनमें रिक्त स्थान जो होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो खाली जगह जो बीच का रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, आसपास का पूरा गैप आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं वो पदार्थ के कण दर्शा रहे हैं, तो इनके बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है। इस कारण इनका आकार भी निश्चित नहीं होता, इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है और इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है क्योंकि इन कणों को जब हम दबाने का प्रयास करेंगे दाब दे करके तो ये पास पास आ जाएंगे और कणों को जब दाब दिया जाएगा तो पास पास आ जाएंगे, तो वो इतने पास पास यदि आ जाते हैं तो किस में चेंज हो जाएंगे, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए इस गुण को हम कहते हैं संपीड्यता का गुण, जो गैसों में सबसे अधिक पाया जाता है और गतिज ऊर्जा भी इनमें बहुत अधिक इसलिए होती है क्योंकि रिक्त स्थान ज्यादा होता है। इनका आकार और आयतन भी अनिश्चित होता है, वो उसका कारण भी इनके बीच का रिक्त स्थान ही होता है, जिनके कारण इसमें परमाणुओं का या कणों का आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से ये भी बह सकते हैं, इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं। तो हम किस प्रकार से बदल सकते हैं पदार्थ की अवस्था को, इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है जल। जल जो होता है यह हमको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। जो ठोस अवस्था है वो इसकी बर्फ होती है, इसका द्रव अवस्था मतलब पानी, और इसकी जो गैस अवस्था है वो जलवाष्प या पानी की जो भाप होती है वो वाष्प या गैस अवस्था में होती है। तो हम देख सकते हैं हमने इसके लिए क्या किया, यदि हमको पानी को बर्फ बनाना है तो हम क्या करेंगे, निश्चित तौर पर हम उसका ठंडा करेंगे, मतलब उसका तापमान कम करेंगे। यदि हमें पानी को भाप में बदलना है तो क्या करेंगे, हम तापमान बढ़ाएंगे, मतलब हम तापमान को बढ़ाकर या घटाकर पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। तो एक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं तापमान को बढ़ाकर, दूसरा पानी को यदि हम पानी से बर्फ बनाने के लिए तापमान को घटा सकते हैं और पानी से वाष्प बनाना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। वाष्प को भी यदि हमें ठंडा करना हो तो हम उसका तापमान कम कर देंगे तो पानी बनेगा, पानी का तापमान कम करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। इसी प्रकार बर्फ का तापमान बढ़ाएंगे तो पानी बन जाएगा, पानी का तापमान बढ़ा देंगे तो वह वाष्प या भाप में बदल जाएगा, मतलब पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम तापमान के माध्यम से हम एक तो पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, दूसरा है दाब के द्वारा। अभी मैंने आपको संपीड़ितता का गुण बताया, तो दाब बढ़ाकर या दाब कम करके भी हम संपीड़ितता का गुण
जो है के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे थोड़ा और जानेंगे। तो हम ताप के बारे में कुछ हमारे पास में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वो आते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप कि तापमान के परिवर्तन के द्वारा हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। अब प्रश्न एक पूछा जाता है, गलनांक क्या होता है। तो गलनांक के बारे में हम बात करें तो गलनांक यानी गलन धन अंक, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसको हम बात करें गलना और अंक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। गलना मीन्स आपने देखा होगा, जैसे बर्फ का ही हम उदाहरण लें तो बर्फ क्या होती है, गलती है ना, यानी ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आती है, वो द्रव अवस्था में आती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्योंकि अंक मीन्स एक अंक आना चाहिए, मीन्स तापमान। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ठोस को पिघलने के लिए जितने कम से कम तापमान की आवश्यकता होती है, वह उसका गलनांक होता है। तो यहाँ इसको परिभाषित किया गया है, आप देख सकते हैं। परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया गया है इसमें। देखिए, वह न्यूनतम तापमान या वह कम से कम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। इसमें वायुमंडलीय दाब को बीच में कोष्ठक में लिख दिया गया है, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, है ना। तो हम इसको साधारण तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है, उससे हम उसका गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ के बारे में बात करें तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी आता है, ये सही जोड़ी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यदि हम इसको केल्विन के रूप में रखें, क्योंकि केल्विन जो है तापमान की एक एसआई यूनिट होती है, तो हम केल्विन के रूप में यदि हम इसकी बात करें तो केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। 273.15 केल्विन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। जब हम इसका तापमान को केल्विन में बदलना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना, इसका जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको ये ध्यान रखिएगा आप 273.15, हम जो 0.15 को है वो उसको सामान्य तौर पर छोड़ करके एक राउंड फिगर में हम 273 केल्विन को मान लेते हैं और उसके आधार पर हम आंसर निकालते हैं। आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ए और बी जो आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, ए वाले चित्र की बात करें, बी चित्र में हम क्वथनांक की बात करेंगे बाद में। फिलहाल ए चित्र पर अगर हम फोकस करें तो आप देख सकते हैं चित्र ए में हमने बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया है यहाँ पर इस बीकर के अंदर, और बीकर में हमने कांच की छड़ से उसको हिलाते रहते हैं, क्योंकि द्रव में चेंज होगा वो उसको नीचे से गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो थर्मामीटर लगा होता है, उस थर्मामीटर में जो तापमान है वो काफ़ी समय तक स्थिर रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, 0 डिग्री पर ही होता है, जबकि तापमान तो हम उसको दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हम जो तापमान या ऊष्मा इस बर्फ को दे रहे हैं, वह ऊष्मा बर्फ के जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में उपयोग की जा रही है और वहां पर उसी में समा जाती है वो। तो उसका तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है वो। इसे ही हम कहते हैं इसकी संगलन की ऊष्मा, है ना। तो हम यहाँ पर इसका आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, समान रहता है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार हम उसको तापमान या ऊष्मा प्रदान करते जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर संगलन की एक प्रसुप्त ऊष्मा जो है या गुप्त ऊष्मा जो है वो उसको तापमान को बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि वो उसकी अवस्था को बदलने में काम आ जाती है वो। इसीलिए उसका तापमान निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है काफ़ी समय तक। तो हम इसको परिभाषा के रूप में यदि व्यक्त करें तो बहुत सरल परिभाषा है इसको, इसमें थोड़ी सी लिखी हुई भी है परिभाषा। मैं सरल शब्दों में यदि बात करूं तो हमको यदि 1 किलो ठोस को पिघलाना है तो जितनी भी हमको ऊष्मा लगेगी वह उसकी संगलन की ऊष्मा कहलाएगी। 1 किलोग्राम ठोस को पिघलाने के लिए या द्रव अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी है, आप इसमें भी समझ सकते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने में जितनी ऊष्मा लगती है वो उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है।
और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा जो होती है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है, जल के कणों की ऊर्जा, है ना। चलिए, तो ये तो हमारा गलनांक हो गया, गलनांक से संबंधित संगलन की गुप्त ऊष्मा हो गई। अब हम बात करते हैं क्वथनांक। तो देखिए, आप सभी को यदि हमने कहा कि भाई बर्फ से आपको भाप में चेंज करना है, उसको जलवाष्प में, तो आप क्या करेंगे, बर्फ को पहले आप गर्म करेंगे। जब आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पहले द्रव में बदलेगा, मतलब बर्फ ठोस अवस्था है और जल क्या है, द्रव अवस्था है। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा वो, तो उसमें हमें ऊष्मा या तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से फिर हमको द्रव को और गर्म करेंगे जब हम, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक लगभग, तो 100 डिग्री सेल्सियस या 200 या 373 केल्विन तक गर्म करने पर वह किस में बदलने लगता है, जलवाष्प में बदलने लगता है। एक निश्चित तापमान पर बदलने लगता है। सभी का द्रवों का अलग अलग तापमान ये हो सकता है। हम पानी के बारे में या जल की बात करें तो जल में ये तापमान जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक क्या है, तो गलनांक और क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर है। गलनांक मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए हमको जितना कम से कम या न्यूनतम तापमान लग रहा है वो उसका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए हमें जिस न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। या यहां पर हम इसको सरल भाषा में और लिखा हुआ भी है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है, अर्थात वाष्प में बदलने लगता है, उस तापमान को उसका क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक में क्या होता है, कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो किस में बदलने लगते हैं, वाष्प में बदलने लगते हैं। तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या अगर हम उसको केल्विन में व्यक्त करें तो 373 डिग्री केल्विन होता है। देखिए, मैंने आपको यही बताया था 273 डिग्री केल्विन जो है 0 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ 100 डिग्री है तो 273 में 100 डिग्री को यदि हम ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो हमारा आंसर आता है 373 केल्विन। तो इस प्रकार से हम तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी वही होगा कि जब हम तापमान देंगे किसी द्रव को, तो द्रव में ये वाला यहाँ जो चित्र दिया गया है, दूसरा बी वाला, इसमें हमने जल लिया है और जल में हमने क्या किया है, थर्मामीटर फिक्स कर दिया है। चित्र में दिखाए अनुसार थर्मामीटर का तापमान हम नोट करते हैं। जल को जब हम गर्म करते हैं नीचे से बर्नर के द्वारा तो जल उबलना शुरू करता है और तब तक वो हम देखते हैं कि बहुत देर तक उसका जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी वही है कि इसमें भी अवस्था जो है द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए इस ऊष्मा का उपयोग हो जाता है और ये ऊष्मा जल के अंदर समा जाती है या भाप में समा जाती है, हम ये कहें तो इसे ही हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब चूंकि हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा कही तो वो ठोस से द्रव अवस्था में जो बदलने के लिए ऊष्मा थी 1 किलो को, उसको हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा कही। अब यहाँ पर हमको क्या आ गई है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा प्रश्न आता है। तो वाष्पीकरण के लिए अर्थात द्रव अवस्था 1 किलो द्रव को यदि हम या 1 लीटर द्रव को यदि हम वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है वह उसका क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आइए हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अर्थात वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने तापमान के बारे में अभी बात की थी, तो ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है इनके यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है कि ठोस अवस्था से जैसे बर्फ, द्रव अवस्था जैसे पानी और गैस अवस्था जैसे भाप। तो ठोस को ऊष्मा देंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को ऊष्मा देंगे गैस में, ऐसे गैस को ठंडा करेंगे तो शीतल होने पर वो द्रव में आ जाएगा, द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस में आ जाएगा, है ना। आपको एक प्रश्न हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा यदि हम बर्तन पानी गर्म यदि रखते हैं गैस पर और उसके ऊपर यदि हम ढक्कन ढाक देते हैं तो ढक्कन के ऊपर भी पानी जमा हो जाता है। ऐसा क्यों, उसका कारण क्या है कि जल जो होता है द्रव अवस्था में होता है, लेकिन जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है तो वो क्या होता है, ढक्कन से टकराता है, क्योंकि ढक्कन का तापमान जो है वो कम होता है ना। इसीलिए वहां पर जाकर वो क्या हो, वाष्प किस में चेंज हो जाती है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है।
तो वह हमको जल की बूंदों के रूप में वहां पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि जब पानी को उबालते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में उपयोग की जाती है। आपने इसमें क्वेश्चन भी आता है कि हमें उसी 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री तापमान पर पानी का जो तापमान होता है उसकी अपेक्षा हमें भाप का तापमान अधिक महसूस क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है? गुप्त ऊष्मा। तो हम उत्तर लिखेंगे कि जल की अपेक्षा जलवाष्प या भाप जो होती है उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए उसका प्रभाव हमको ज्यादा महसूस होता है। अब है नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अच्छा, क्वथनांक और गलनांक को हम बात करें तो गलनांक को क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में, और क्वथनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ऊर्ध्वपातन की बात की जाए तो आप देखिए, अभी हमने ठोस को गर्म किया तो द्रव में बदली, फिर द्रव अवस्था से वो गैस में बदली। आप जब भी उसको ठंडा करेंगे तो पहले वाष्प जो है वो गैस में, जो गैस अवस्था है वो द्रव में बदलेगी, और द्रव अवस्था फिर किस में चेंज होगी और कम करेंगे तो ठोस में। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में आते ही नहीं है, वो डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे आपने कपूर को देखा होगा, है ना, वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं, इसको भी आपने देखा होगा, या कुछ कपड़ों में रखने वाली गोलियां आपने देखी होगी। वो जब हम रखते हैं तो वो क्या है? डायरेक्ट वो द्रव अवस्था में बदलती नहीं, वो डायरेक्ट वाष्पित हो जाती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और इसी प्रकार से यदि हम उस गैस को ठंडा कर दें तो वो भी द्रव अवस्था में नहीं आएगी और वापस ठोस अवस्था में बदल जाती है। उस घटना को हम कहते हैं निक्षेपण। यहां पर जो लाइन लिखी है इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप, कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और यदि हम उस पदार्थ को, किसी गैस पदार्थ को ठंडा करें तो यदि वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है, ये थोड़ा चेंज है। जैसे इसका उदाहरण यहां पर दिया है ऊर्ध्वपातन का, कपूर का या अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण लेकर हम उसको देखें तो वो क्या होता है? उसमें ऊर्ध्वपातन की घटना हमको देखने को मिलती है। निक्षेपण भी उसी में दिखाई देगा, यदि हम उसको ठंडा कर ले तो वो वापस ठोस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से निक्षेपण की प्रक्रिया हमको दिखाई देगी। अब हम बात करें दूसरा, पहले हमने तापमान के बारे में बात की कि तापमान के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। अब दूसरा है दबाव, दाब, प्रेशर। इससे हम कैसे बदल सकते हैं अवस्था? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गैस सिलेंडर्स जो होते हैं तापमान घटाने पर, आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर हमारे घरों में जो इस्तेमाल की जाती है लगभग 12-14 किलोग्राम की होती है। तो यदि हम मात्र उतनी उसमें गैस भर दें तो वो तो आपके घर 1 या 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगी उतनी गैस। परंतु आप जब उसको लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा भरा हुआ सिलेंडर होता है तो उसमें वजन होता है, भार होता है उसमें बहुत अधिक, है ना। तो वो कैसे होता है? गैस का तो इतना भार हो नहीं सकता इतने से उसमें, तो क्योंकि गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा गैस को उसके अंदर भरने के लिए गैस को क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है, अर्थात उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। और दाब डाल करके उस गैस को हम क्या करते हैं? द्रव अवस्था में ले आते हैं। क्योंकि गैस को द्रव अवस्था में हम कैसे लाते हैं? क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं, उनको जब दबाव या प्रेशर डाला जाएगा तो उसके कण पास पास आ जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? द्रव अवस्था में चेंज हो जाएंगे। जैसे एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसी प्रकार से सीएनजी आजकल जो वाहनों में इस्तेमाल की जाती है प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक संपीड़ित गैस कहते हैं उसे, या सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी उसे कहा जाता है। तो दाब बढ़ाने पर हम उसको गैस को द्रव में बदल सकते हैं, और दाब अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा? वही द्रव किस में चेंज हो जाता है? वापस गैस अवस्था में। जैसे हमारे गैस सिलेंडर में हम रेगुलेटर जो लगाते हैं उसकी जो नोब होती है, बटन होती है, वो क्या काम करती है? दाब को बनाए रखती है।
जब हम उसको खोल देते हैं तो दाब कम हो जाता है उसका, और वो जो अंदर का द्रव है, द्रव गैस जो पेट्रोलियम जो है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस के रूप में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दाब को घटाकर या बढ़ा करके भी हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। और ये जो संपीड़न का गुण होता है, मतलब गैस अवस्था को दाब दे करके द्रव में बदलना संपीड़न का गुण कहलाता है। यह गैसों में ही सर्वाधिक पाया जाता है क्योंकि उसके कण बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है शुष्क बर्फ क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी यदि हम एक एटमॉस्फेयर पर उसको हम द्रव अवस्था में चेंज कर देते हैं तो वो भी क्या है, बिना द्रव में आए क्या होता है, सीधे गैस में बदल जाती है। वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम होना चाहिए। तब यही कारण है कि हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, सूखी बर्फ, क्योंकि द्रव में चेंज नहीं होती है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अब आता है वाष्पीकरण। ये बहुत सरल है, इसका ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 या 4 अंकों में पूछा जाता है कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, और वाष्पीकरण जो होता है उसको आप प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या लिखिए, है ना। तो हम देखते हैं वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है। पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलने लगता है, बस वही वाष्पीकरण है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब आप कपड़े सुखाते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना। या आपने देखा होगा बारिश के मौसम में भी या सर्दी के मौसम में भी हम कपड़ों को, बारिश में यदि हमने कपड़ों को घर में भी डाल दिया है सूखने के लिए तब भी वहां सूख जाते हैं। तो हमें तो पता है कि भाई वाष्पीकरण के लिए पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा तभी वाष्पीकृत होगा वो, लेकिन हमारे कपड़ों पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है उसमें, तो उसमें होना यही है, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण हो रहा है। मतलब जो उसका क्वथनांक है जल का, उससे भी कम तापमान पर वो किस में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है या भाप में चेंज हो जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है, वाष्पीकरण का अर्थात कम क्वथनांक या ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ जो है या द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प अवस्था में बदलने लगते हैं, इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और सरल लिखना चाहें तो क्वथनांक से भी कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना या बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है, सतह पर जो कण होते हैं, जैसे कपड़े की सतह के ऊपर जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है क्योंकि वहां पर उनके पास खाली जगह, ऊपर तो खाली है ना। तो क्या होता है, ऊपर उनके खाली स्थान ज्यादा मिल जाता है, नीचे के कणों की अपेक्षा जो सतह के कण है उनके अंदर उच्च गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से वो अन्य कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। बाकी बीच वाले कण चारों तरफ से आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा समय लगता है। तो ऊपर वाले जो कण हैं वो आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वो वाष्प में बदल जाते हैं। इसी प्रकार वो जब ऊपर के कण निकल जाते हैं तो फिर नीचे वाले फिर दूसरे कण सतह पर आ जाते हैं। इस प्रकार से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स जो हैं, जो इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात करें। आप सभी ने देखा होगा आर्द्रता। तो अगर हम देखें कि गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में और जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में कपड़ों में जो होता है वाष्पीकरण बहुत अलग अलग दर से होता है। गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाते हैं कपड़े और वहीं बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा उनको समय लगता है। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प जो जल होता है वो भाप के रूप में वायुमंडल में उपस्थित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तो ये जो आर्द्रता होती है, क्योंकि पानी के कण पहले ही वायुमंडल में विद्यमान है, तो फिर पानी यहां से वाष्पित होने में उसको क्या होगा, समय लगेगा, है ना। तो जब वायु में आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दर मीन्स टाइम उसका, है ना, टाइम से बांधते हैं हम। दर की जब बात होती है तो क्या आता है, वहां पर टाइम काम करता है। तो वाष्पीकरण धीमी गति से होता है आर्द्रता के कारण। फिर दूसरा है, आपने देखा होगा कि यदि मैंने आपको कहा कि भाई 1 गिलास पानी है
यदि उस पानी को भरकर हम रख दें गिलास में, और वही एक गिलास पानी उसी नाप का यदि हम पानी को फर्श पर फेंक दें और उसको हम फैला दें, तो कौन सा जल्दी से वाष्पित हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो हमने फैलाया है जो पानी, वह पानी जल्दी से वाष्पित हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो गिलास का क्षेत्रफल है वो कम है, और जो हमने फर्श पर पानी फेंका उसका क्षेत्रफल या उसका एरिया क्या है, वो अधिक है। तो क्षेत्रफल जो सतह का होता है उसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दूसरा इसका कारण जो है, कारक है, वो क्या है? सतही क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा है इसमें नेक्स्ट, वायु की गति। अब आप देखिए, आपने बाहर कहीं तीर्थ क्षेत्रों में स्नान किया होगा, आपने देखा होगा कपड़ों को सुखाते हुए कई लोग क्या करते हैं, उसको कपड़ों को हवा से इस प्रकार से फैलाते हैं कि उसमें हवा की गति बढ़ जाए। तो उससे क्या होता है? हवा से या वायु से क्या होता है? वायु की जो गति होती है उसके कारण भी वाष्पीकरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वाष्पीकरण की दर जो है वायु की गति पर आधारित है। ठीक है, वायु की गति बढ़ेगी तो, या हम घरों में भी देखा होगा, कपड़ों को सुखाने के लिए बारिश के मौसम में क्या करते हैं? पंखा चालू कर देते हैं ताकि उसको वायु की गति ज्यादा मिले, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट एक और, तापमान में वृद्धि। ये आप सभी को पता है, गर्मी में तापमान बहुत अधिक होता है, इसीलिए वाष्पीकरण भी तेजी से होता है। जब पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा कणों की, वो बढ़ जाती है। इस कारण से उसमें वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, मतलब स्पीड से बढ़ेगा, वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से होगा। और अगर तापमान कम होगा तो उसकी जो वाष्पीकरण की दर है वो भी घट जाती है। यहाँ पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये जो कारक हैं, इन कारकों में आपको ध्यान रखना है। 3 महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बात करें, सतह का क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि और वायु की गति। ये तीनों ही परिस्थिति में यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, वायु की गति अगर बढ़ेगी तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। लेकिन आर्द्रता यदि बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने चर्चा की। अब यहां पर कुछ इससे संबंधित हम सही विकल्प और चर्चा कर लें, तो आप इसका आंसर बताएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की अवस्थाएं, आंसर आएगा बी, 3। पदार्थ किस अवस्था में कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? सबसे कम स्थान किसमें होता है? पदार्थ के ठोस में, है ना। ठोस अवस्था में कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नगण्य संपीड़ितता होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ठोस। ठोस अवस्था में संपीड़ितता नगण्य होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, है ना, ध्यान रखिए। द्रव और द्रव्य, द्रव्य के ठीक नीचे ब लिखा हुआ है, ऑप्शन द्रव, दोनों में अंतर है लिखने का। द्रव्य का मतलब होता है मैटर या पदार्थ, और नीचे जो ब द्रव लिखा है उसका मतलब होता है लिक्विड या तरल अवस्था। तो प्रश्न चौथा कहता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो इसका आंसर भी आएगा बी या ब, द्रव। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें होता है? तो न्यूनतम विसरण का जो गुण होता है वो आप बताएं किसमें होता है? वो सबसे कम विसरण ठोस में होता है। ठीक है, गैस के किस गुण के कारण उनको हम सिलेंडर में भर के रख सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा ए वाला, संपीड़ितता के कारण। तो ये आंसर रहे इसके सामने। चलिए नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में हमारा सबसे पहला है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, गलनांक कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक खाली स्थान होता है, तो कितना होता है बर्फ का गलनांक? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273.15 केल्विन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के कणों की ऊर्जा खाली स्थान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो उसी तापमान पर, है ना, खाली स्थान में आ जाएगा उसी। फिर नेक्स्ट चौथा, ठोस कार्बन, या देखो तीसरे का क्वेश्चन दिया 373 डिग्री केल्विन, सॉरी,
जल के कणों की ऊर्जा 373 केल्विन या 100 डिग्री तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान के नाम से भी तो हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते ही हैं इसे, तो शुष्क बर्फ हम कहते हैं इसको। क्वथनांक से कम तापमान पर हमने अभी पढ़ा, वाष्प में यदि परिवर्तित होता है कोई द्रव तो हम उसको वाष्पीकरण कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें और आते हैं, जैसे यहाँ पर जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो मैंने आपको बताया है कि केल्विन पैमाने पर हम बात करें तो गलनांक क्या 0 डिग्री बराबर क्या होता है 273 केल्विन, राउंड फिगर में हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से हम अगर इसका देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा, 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 300 के में से 273 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या 373 केल्विन भी हम लिख सकते हैं। दाब जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, पीए से इसको व्यक्त किया जाता है। तापमान का एसआई मात्रक मैंने बताया था पहले आपको, क्या होता है, केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा से हमने बात करी ली, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है, उसका कारण क्या लिखना है, तो उसका कारण है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि घनापन, सरल सी भाषा में यदि हम समझे घनापन, कौन कम घनत्व वाला है, कौन अधिक घनत्व वाला है। जैसे हमने ठोस का देखा पर आकृति, तो ठोस के अंदर कण जो है उसके अंदर बहुत पास पास थे, उसका घनत्व अधिक है ठोस का, और गैस का घनत्व, उसके कण दूर दूर थे, उसका घनत्व कम है। तो यहाँ पर भी जो घनत्व होता है वह उसके एकांक आयतन में उपस्थित कुल द्रव्य की जो सघनता है वो उसकी क्या कहलाती है, या संख्या है उसमें परमाणुओं की, वो उसका घनत्व प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, घनत्व जो होता है बर्फ का वो जल के घनत्व से भी कम होता है, इसीलिए वह बर्फ जो होती है जल की सतह पर तैरने लगती है, क्योंकि कोई भी वस्तु तभी तैरेगी जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन से क्या समझते हैं, अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की, इसको आप देख लीजिए यहां पर, इसके आंसर। गलनांक क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए। अब इनको हमको गुणों के आधार पर कैसे व्यवस्थित करना है, उनके बीच आकर्षण बल, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का आकर्षण बल क्या है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो सबसे कम वाला पहले, मतलब ऑक्सीजन का आकर्षण बल कम होता है कणों का, फिर जल का उससे अधिक होता है, और सबसे अधिक चीनी या शक्कर का होता है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को या एलपीजी, और सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हाँ, ये क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं समझा देता हूं कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है। तो मटके में आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छिद्रों से क्या होता है, पानी जो है वो वाष्पीकृत होता है निरंतर। अब वाष्पीकृत होने के लिए वो जो ऊष्मा है, क्योंकि आपको पता है कि वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करेगा, वह उसी जल से ऊष्मा प्राप्त करेगा, जिसके कारण जो जल के अंदर की ऊष्मा है या तापमान है वो क्या है, कम हो जाएगा, और मटके का पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन से, हमने इसके बारे में बात की थी। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, निरंतर गतिशील होते हैं, और एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो अब देखिए, सूती कपड़े आप सभी ने, आप प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा, यदि हम सूती के स्थान पर यदि टेरिकॉट या अन्य कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या जल का ठीक से अवशोषण नहीं होता, मतलब अवशोषण मीन सोखता नहीं है पानी को, अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अच्छे से हो जाता है। इसके कारण जब हमारा पसीना निकलता है तो पसीने में क्या होता है, वो भी अवशोषित हो जाता है, और सरलता से वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होने के लिए वो हमारे शरीर से ही तापमान लेता है। इस वजह से हमको क्या लगता है, उसमें ठंडक या शीतलता महसूस
होती है। ठीक यही कारण प्रश्न क्रमांक 4 में भी आएगा। एसीटोन या इत्र, आप सभी ने अभी इस्तेमाल किया है कोरोना काल में, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपने किया होगा, है ना, या उसमें भी अल्कोहल होता है। तो ये जब कभी भी हमारे हाथ पर आता है तो हाथ को क्या महसूस होती है, हमारे हथेली को ठंडक महसूस होती है। उसका कारण क्या है कि जैसे ये हमारे ये वाष्पीकृत जल्दी होते हैं, इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, तो जब ये हमारी हथेली पर आते हैं तो क्या करते हैं, ये तुरंत वाष्पीकृत होने लगते हैं। और वाष्पीकृत होने के लिए हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे शरीर से, हमारी हथेली से ही आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वो, और इसके कारण हमारे हथेली पर क्या महसूस होता है, हमें ठंडक या शीतलता महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है ठोस के सामान्य गुण। तो ठोस के सामान्य गुण आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठोस के कण के बीच खाली स्थान या रिक्त स्थान लगभग नहीं होता है या बहुत कम होता है। इनके कणों में गतिज ऊर्जा भी बहुत कम होगी। इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होगा और इनमें आयतन और आकार क्या रहेगा, इनका फिक्स होता है, निश्चित होता है, और संपीड़ितता इनमें नहीं होती है। ये दृढ़ होते हैं और ये बहते नहीं हैं। तो ये आप ठोस का कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे पत्थर या कोई वस्तु आपने ली, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई खाली स्थान मिलना ही नहीं है आपको ज़्यादा, है ना, कण बहुत पास पास होंगे, गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, उसका आकार निश्चित होगा, है ना, और वो बहने का गुण उसमें नहीं पाया जाता है। पदार्थ के विभिन्न गुणों में अंतरों को यहाँ पर बताया गया है प्रश्न क्रमांक 2 में, इनको भी आप देख सकते हैं। इसके अनुसार कि ठोस का निश्चित आकार आयतन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको संपीड़ित नहीं कर सकते ठोस को, गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, दबा नहीं सकते इनको, यानी इनमें संपीड़ितता का गुण नहीं होता, बहने का गुण नहीं होता है। द्रव का निश्चित आकार तो होता है, और सॉरी आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसको आप देख लीजिए, ये मैं बता चुका हूं आपको क्वेश्चन। अगला, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बता चुका हूं कि वाष्पीकरण की दर यानी स्पीड जो होती है उसको कौन प्रभावित करता है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, वायु की गति अगर बढ़ेगी तो वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगी। केवल आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ये अगर पूरी तरह से आप लिखते हैं तो आपको पूरे 4 अंक इसमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर केल्विन जो है तापमान का, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित जो तापमान है उनको आप केल्विन में चेंज कीजिए। तो जैसे 27 डिग्री, अब यहाँ ध्यान रखना है यदि हमको केल्विन में चेंज करना है तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 0 डिग्री बराबर 273.15 होता है। तो 0.15 को हम हटा दें तो 273 होता है। तो अब यदि हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हमको 273 उसमें जोड़ना पड़ेंगे, और यदि हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 273। यहाँ पर चूंकि प्रश्न तापमान को केल्विन में चेंज करना है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज हमको करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको याद कैसे रख सकते हैं, सी जो होता है ABCD में सी पहले आता है और के क्या आता है, बाद में आता है। तो सी से जब के में चेंज करना है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए हम 273 बढ़ने के लिए क्या करेंगे, प्लस ऐड कर देंगे। और हमको के से सी में लाना है तो के से सी में आने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, मतलब कम होना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर 273 घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम जो मैंने अभी आपको बताया, इसको यहाँ पर तापमान को सेल्सियस इकाई में चेंज करना बताया गया है। इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है कि भाई बर्फ से भरा गिलास है, आप सभी ने देखा हो फ्रिज का एकदम ठंडा पानी यदि आप बर्फ से भरा हुआ है, अच्छा वो आपने पानी किस में मिला दिया, गिलास में डाल दिया कांच के, तो कुछ समय बाद कांच का गिलास हो या स्टील का गिलास हो, अब उसमें बाहर भी जल की बूंदें जमा हो जाती है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि बाहर उसमें कोई छिद्र तो है नहीं, यदि छिद्र होता तो पानी गल जाता पूरा, पर ऐसा तो हुआ नहीं उसमें। फिर क्या कारण है, तो उसका कारण क्या होता है कि वायुमंडल में क्या होती है, आर्द्रता होती है, मतलब पानी जो है वो भाप के रूप में उपस्थित होता है। तो जब हमने पानी में गिलास में जब जल मिलाया तो जल बहुत ठंडा होने से गिलास की जो सतह है वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और वायुमंडल की जलवाष्प जब उस ठंडे पानी के संपर्क में आती है तो वह भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। मतलब वाष्प ठंडी होकर किस में चेंज हो जाती है, हमने पढ़ा तापमान कम करेंगे यदि हम तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हाँ, तो वह वाष्प जो है पहले किस में बदल जाती है, द्रव में, इसलिए वो द्रव हमको बूंदों के रूप में वहां पर नजर
आती है। ये कुछ यहाँ पर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतरूपण दिए हैं। देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्या है? ठोस से सीधे अगर गैस में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से अगर कभी ठोस में बदलता है तो निक्षेपण कहलाता है। द्रव से अगर कभी वो गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इसी की वजह से बादलों का निर्माण होता है। फिर यदि हम ठोस अवस्था से द्रव में बदलें तो उसको हम क्या कहते हैं? संगलन। और द्रव अवस्था से यदि इसमें ठोस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जमना, पानी का। यहाँ पर कुछ पदार्थ के बारे में क्वेश्चन जो आपकी किताब के पूछे जाते हैं अक्सर, ये यहाँ पर दिए हैं कि कौन से पदार्थ हैं। तो हमको पदार्थ की परिभाषा यदि याद है कि जिसमें स्थान घेरने का गुण होता है या जो द्रव्यमान जिनका होता है उनको हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कुर्सी पदार्थ है क्योंकि द्रव्यमान होता है, वायु पदार्थ है, द्रव्यमान होता है इसका। इसने एक भावना है, इसमें कोई न तो स्थान होता, मतलब स्थान घेरता है ये, और ना तो इसमें द्रव्यमान होता है, तो इसलिए ये पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार से गंध में भी नहीं है पदार्थ, गंध, घृणा, है ना, ये पदार्थ नहीं है। जबकि विचार, ये भी पदार्थ नहीं है। शीत यानी ठंडा, ये भी पदार्थ नहीं है। इत्र की गंध आना, ये भी पदार्थ नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। कारण लिखिए तो उसका कारण, और गोताखोर पानी क्यों काट पाता है, ये भी आपको मैंने आंसर बता दिए हैं। घनत्व के बारे में हम बात करें तो देखिए किसी, पांचवा जो पॉइंट है इसका वो स्पष्ट कर दूं मैं, बाकी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं? उसका घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में यदि हमको इनको व्यवस्थित करना पड़े तो हम कैसे? जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। अब आप इनको देख सकते हैं कि जिसका घनत्व कम है उसको हम पहले रखेंगे। तो सबसे कम घनत्व किसका है हमारा? यहाँ पर देखेंगे तो वायु का घनत्व सबसे कम है। और इसी प्रकार से फिर हम उससे आगे बढ़े तो चिमनी का धुआं आ जाएगा, है ना, फिर आपका जल आ जाएगा, फिर रुई आ जाएगी, इसके बाद में शहद आ जाएगा, फिर चौक आ जाएगी, और लास्ट में लोहा आ जाएगा। इस प्रकार से इसका घनत्व होगा। दृढ़ता क्या होती है, संपीड़ितता क्या होती है, और तरलता। तरलता का मतलब मैं आपको बता दूं, दृढ़ता का मतलब यानी उसकी मजबूती का गुण। तो ठोस जो होते हैं उनमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वे एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसका यह गुण दृढ़ता कहलाता है। संपीड़ितता गैसों में पाया जाता है, गैसों को द्रव में बदलने का जो गुण होता है दाब के द्वारा, वो संपीड़ितता कहलाता है। तरलता मतलब द्रवों में बहने का गुण होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? तरलता का गुण कहते हैं। कारण लिखना है तो गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है जिसमें इसको हम रखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गैस में क्या होता है? गैस के जो कण हैं उनमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए वो गतिशील होते हैं और उनका आकर्षण बल कम होता है, तो ये इसको पूरी तरह बर्तन को भर देती है। और गैस बर्तन की दीवारों पर भी दबाव डालती है। उसका कारण भी क्या है? उसके कणों में क्या होती है? बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है, तो वो कण जब है उसके गैस उसकी दीवार से टकराएंगे तो क्या डालेगी? वो दाब डालेगी। और लकड़ी की मेज ठोस होती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि लकड़ी की मेज के जो कण है वो क्या है? बहुत पास पास है, मजबूत आकर्षण बल है, इसीलिए उसकी एक स्पष्ट सीमा हो जाती है, स्पष्ट आकृति बन जाती है, इसलिए हम उसे ठोस कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समझा चुका हूं। इस प्रकार से हमारा ये वाला चैप्टर जो होता है वो यहीं पर क्लोज होता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करें, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो आपको फिर कल मिलेगा जिसमें हम नेक्स्ट अध्याय लेसन 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।